डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 12 के पार्ट 3 के अध्याय 2 विद्रोही और राज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 1857 का आंदोलन और उस विद्रोह के कारण, स्थान और उनसे जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति हमारे भारतीय इतिहास के लिए की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये भारतीय समाज की और या भारत की पहली क्रांति के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें पहली बार पूरी तरीके से लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अपनी आवाज़ उठाई थी। इसके साथ साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों में ही इससे जुड़े हुए सवाल हमें देखने को मिलते हैं। आप पहले के पेपर्स देखेंगे तो आपको दोनों जगह, मैं सिर्फ यूपीएससी के लेवल पर बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट पीसीएस पर भी देखते हैं तो इससे जुड़े सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमारे हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका जो रोल है वो आगे के बारे में जब हम पढ़ेंगे, भारत की आज़ादी के बारे में जितना इतिहास है और जहाँ से चीज़ें किस तरीके से चली हैं आगे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। तो ये हमारे लिए उसकी बहुत अहम पहलू है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है 1854 में झांसी के सम्राट कौन थे? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, गंगाराव या नाना साहेब? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। विद्रोह कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था और क्या था ये? 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अधिकारियों और अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद मेरठ में तनाव की वजह से कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उस सब कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है और ये एक तरीके से धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसर और का हुक्म नहीं मानने के कारण निकाल दिया गया था और इसके साथ साथ उन्हें नौकरी से तो निकाला ही गया, उसके बाद उन्हें 10-10 साल की सज़ा भी दे दी गई थी। फिर 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। स्थानीय प्रशासन को संभालने के बाद आसपास के गांव के लोगों के साथ सिपाहियों ने दिल्ली तक मार्च किया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह का समर्थन चाहते थे और वे लाल किले में आए और उन्होंने मांग की कि वह सम्राट उन्हें अपना आशीर्वाद दें। और फिर उसके बाद बहादुर शाह को उनके पास समर्थन के लिए कोई विकल्प नहीं बचा था। बहादुर शाह को वे एक तरीके से इसके लिए एक प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने माना था और उन्हें अपना समर्थन दिया था। फिर हम देखते हैं मेरठ में बगावत के बारे में। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोला और वहां से बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है ना कि 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था और उन्हें जेल की सज़ा दे दी गई थी, तो उन्हें आज़ाद कराया गया। उसके बाद अंग्रेजी अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया गया और सिपाहियों ने मेरठ छावनी में विद्रोह कर दिया। फिर हम देखते हैं दिल्ली में इसी की बगावत दिल्ली में भी पहुंच गई थी। ये सिपाहियों का जो पूरा जत्था था वह दिल्ली पहुंच गया और वहां पर उन्होंने जाकर वहां के नवाब से जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से उससे आशीर्वाद मांगा और मांग की कि वह उनके नेता के रूप में उभरें। ठीक है, और उनके पास आखिरकार एट द एंड कोई ऐसा रीज़न बचा नहीं था कि वह मना कर सके। फिर हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण। 1857 के विद्रोह के कई कारण हैं। पहले कारण के रूप में आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ब्रिटिश की राजस्व नीति, उनका हस्तशिल्प उद्योग का जिस तरीके से उन्होंने पतन किया था, उनकी व्यापारिक नीति, जमींदारों के लगातार बढ़ते अत्याचार और भारतीय धन का जिस तरीके से निर्गमन हो रहा था, जिस तरीके से भारत का धन यहाँ से ब्रिटिश की तरफ जा रहा था, जितनी भी स्थितियाँ आर्थिक पहलू पे बन रही थी वे 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनकर उभरी थी। अंग्रेजों नीतियों ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया था। रैयतवाड़ी के व्यवस्था के कारण किसानों की हालत भिखमंगों जैसी हो गई थी। शिल्पियों व दस्तकार बेरोजगार बन गए थे। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया था और
जमींदारों की भी स्थिति खराब हो गई थी और इस तरीके व्यापक आर्थिक असंतोष ने शासन के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न किया था। फिर हम देखते हैं राजनीतिक कारण। क्या राजनीतिक कारण थे? लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्य व्यापार की नीति थी, मतलब उन्होंने भारत के हर छोटे से छोटे राज्य पर अपनी नीति अपनाई, जिसकी वजह से लोगों के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा घृणा आ गई थी। इसके साथ साथ उन्होंने अवध का अपने में ब्रिटिश शासन में विलय किया, जो कि एक बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया था। नाना साहब और लक्ष्मीबाई जी के साथ उन्होंने बहुत अनुचित व्यापार किया था और उनकी जो प्रशासनिक नीति थी वह काफ़ी दोषपूर्ण थी। सम्राट का अपमान किया गया था। बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के पास एक छोटे से निवास में रहना पड़ता था। इस वजह से वहाँ के जो लोग थे, सम्राट का अपमान होने की वजह से लोगों ने इसको एक तरीके से बहुत ही गलत वे में इस चीज़ को ली थी। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1856 में जो समय के जो जनरल कैनिंग थे, उन्होंने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और यह इनकी प्रतिष्ठा पे एक बहुत बड़ा आघात था। भारतीय राजाओं व नवाबों से राज्य पेंशन और उनकी उपाधि छीने जाने से व्यापक राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई थी। सेना व प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभाव की नीति ने भी असंतोष व क्रोध को जन्म दिया था और 1857 के लिए जमीन तैयार की थी। फिर हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। भारत में ईसाई मिशनरियों ने काफ़ी ज़्यादा अपना फैलाव बना लिया था और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पे वह लगातार चोट कर रहे थे। इसके साथ साथ सती प्रथा का अंत हो गया था। सती प्रथा का अंत करके एक तरीके से उन्होंने भारतीय समाज और भारतीय लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई थी। समुद्र पारागमन भारत में पहले बाहर जाने वाले या समुद्र पार करने को अपना धर्म भ्रष्ट करने की दिशा में माना जाता था। वह मानते थे कि ये लोग अपना धर्म भ्रष्ट हो जाता है, लेकिन सेना में भर्ती होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समुद्र के पार जाना ही पड़ता था। इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन मिला गया। वहाँ पे हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यक्तियों को हिंदू या मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। इसके साथ साथ दत्तक पुत्र पे पाबंदी लगा दी गई। दत्तक पुत्र को स्वीकृति नहीं दी गई और ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास किया गया कि उन्हें राजा बनने का या उन्हें शासक बनने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस प्रकार के हस्तक्षेप से हिंदू और मुसलमान दोनों ही क्रोधित हो गए थे। इस प्रकार से जिन्होंने जो धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाई थी, चोट पहुंचाई थी, जिससे उनके अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी थी। फिर हम देखते हैं सैनिक कारण। भारत के समाज के अभिन्न अंग थे सैन्य, और सैनिकों को बहुत वीरता और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन में सैनिकों का लगातार अपमान किया जाने लगा। बहुत सारे जो अच्छे स्थल, विजय स्थल थे, जो हमेशा से माने जाते थे, उन्होंने इस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ भेदभाव की नीति अपनाने लगी। अंग्रेजी शासन समान काम, समान वेतन पे और समान नियम पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, भारतीयों को हमेशा से ब्रिटिशर्स से कम पैसा मिलता रहा, इस वजह से वहाँ लोगों को और उनको नीची पोस्ट पे रखा जाता था, जिससे उनके मन में असंतोष की भावना आ गई थी। फिर हम देखते हैं तत्कालिक कारण। इस 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, लेकिन एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से ये विद्रोह फैला था। वह उस समय का तत्कालिक कारण वह काल था जब नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग हो रहा था और इसमें कारतूसों पर चर्बी लगी हुई थी, और इन सैनिकों को इन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए दांत से काटकर इन्हें लोड करना होता था। जनवरी 1857 में यह सूचना बंगाल सेना तक पहुंची। दमदम तोपखाने में कार्यरत एक खलासी ने ब्राह्मण सिपाही को बताया कि कारतूस में जो प्रयुक्त चर्बी है वह सुअर व गाय की है। इस सूचना से हिंदू और मुसलमान दोनों ही नाराज हो गए थे और उन्होंने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। सर्वप्रथम कलकत्ता से 22 किलोमीटर दूर बैरकपुर में इसको इनकार किया गया था, और इसके पश्चात बरहामपुर में भी लोगों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे यह मान्यता थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं विद्रोह के दौरान संचार के तरीके। विद्रोह के दौरान लोग आपस में कैसे बात करते थे और किस तरीके से उनके बीच में संचार था, कि पहले विभिन्न रेजिमेंटों के सिपाहियों के बीच हमें संचार के सबूत मिलते हैं। उनके दूत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते थे। सिपाहियों या इतिहासकारों ने कहा कि वहाँ पंचायतें थी। प्रत्येक रेजिमेंट के से निकले
देसी अधिकारियों से बनी थी। इन पंचायतों द्वारा ही सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे और सिपाहियों ने एक आम जीवन शैली साझा की। उनमें से कई लोग कई जातियों से आते थे और उन्होंने साथ में बैठ के अपना विद्रोह किया और एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जो बात पहुंचाई जाती थी उस तरीके से पहुंचाई। फिर हम देखेंगे 1857 के प्रमुख विद्रोह स्थल कौन कौन से थे, वहाँ पे नेतृत्वकर्ता कौन थे और दमनकर्ता कौन कौन थे। आपके सामने जो ये पूरी टेबल है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस तरीके से जगह जगह यहाँ पे लोगों ने विद्रोह किया और कहीं पर इन्हें पहले स्टार्टिंग में लोगों को अपनी सफलता भी मिली है, लेकिन बाद में इस विद्रोह का नाश ही हुआ था। फिर हम देखते हैं उस टाइम पे क्या अफवाहें फैलाई गई थी और किस तरीके की भविष्यवाणियां थी। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप था। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो उन्हें हाल ही में दी गई थी। अंग्रेजों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाहें उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की तरह फैल गई और इसके साथ वहाँ के कमांडर कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दमदम स्थित वहाँ के जो शास्त्रागार थे वहाँ पे काम करने वाली नीची जाति के एक खल्लासी ने जनवरी 1857 के तीसरे सप्ताह में एक ब्राह्मण को यह बता दिया और उसके बाद उन्होंने उसे ये बता दिया कि वहाँ पे जो कारतूस है उसमें एक तरीके से चर्बी लगी हुई है जिसको आपको मुंह से खींचना पड़ेगा। जब इस वजह से जो इस तरीके जो अफवाहें फैल रही थी उन अफवाहें फैलना शुरू हुई और इन अफवाहों के बाद जब अंग्रेजी सरकारों ने तमाम आश्वासन दिए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है या इस तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी सिपाहियों को एक गहरा गुस्सा पैदा हो गया था। अफवाहें फैलाने वालों का यह भी कहना था कि इस मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया था, जिससे और सिपाहियों और आम लोगों ने उस समय आटे को छूने से भी इनकार कर दिया था। और हम देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और चपाती थे। गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया था। जिस समय ये एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था और उस समय इन चीज़ों का कारतूसों का प्रयोग होता था। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करने वाली कि 1857 के विद्रोह के समय जनरल कौन था, तो जनरल कैनिंग थे उस समय के। फिर हम देखते हैं अवध में किस तरीके से विद्रोह हुआ था और अवध का मुद्दा इतना क्यों उठा है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के साम्राज्य का वर्णन एक चेरी के रूप में किया है जो एक दिन उनके मुंह में आ ही जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1801 में अवध में सहायक गठबंधन की शुरुआत की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अवध राज में अधिक रुचि विकसित कर ली थी। कपास और इंडिगो के निर्माता के तौर पर ऊपरी भारत के प्रमुख बाजार के रूप में अवध की भूमिका अंग्रेज लगातार देख रहे थे। 1850 तक सभी प्रमुख क्षेत्र जैसे कि मराठा, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल को इन्होंने जीत लिया था और 1856 में अवध के राज्य हरण ने क्षेत्रीय विनाश को पूरा किया जो कि बंगाल के हरण के साथ एक सदी पहले शुरू हुआ था। डलहौजी ने नवाब वाजिद अली को विस्थापित किया और कलकत्ता में निर्वासित कर दिया और अवध को गलत तरीके से अपने हिस्से में ले लिया था। ब्रिटिश सरकार ने बहुत गलत तरीके से उस चीज़ को माना और बोला कि वह कुशासन के कारण वहाँ पर जो साम्राज्य था वह कुशासन के कारण उन्होंने अपने अंदर लिया है। ब्रिटिश सरकार गलत तरीके से मानती है कि नवाब वाजिद अली अलोकप्रिय शासक थे। इसके विपरीत वहाँ पे जो लोगों थे उनके प्रति उनके बहुत प्रेम था और वह लोग नवाब के लिए दुखी भी थे। नवाब को हटाने से वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, अदालतों का विघटन हुआ, संस्कृति में गिरावट आई। फिर हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर जो संगीतकार, नृतक, कवि, रसोई और अनेक जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे सभी वहाँ से चले गए और उन्होंने अपनी आजीविका भी खो दी थी। फिर हम देखते हैं एकता के बारे में। किसी भी विद्रोह को सफल बनाने के लिए एकता बहुत ज़रूरी है। 1857 के विद्रोह में जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना ही समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया जाता है। बहादुर शाह जफर के नाम से की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया जाता है। यह दिलचस्प बात है कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कई कोशिशें की गई थी, लेकिन इनमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखाई देता है। अंग्रेजी सरकार ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित
बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए लगभग 50,000 रुपये खर्च किए थे। मतलब यह उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी और सबसे बड़ी बात यह कि यह उनकी कोशिश उस समय नाकामयाब रही थी। बहुत सारे स्थलों पर अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह के उन तमाम ताकतों के विरुद्ध ऐसे हमले की शक्ल ले लिया जाता था जिसमें अंग्रेजों को हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। कई बार विद्रोही शहर के सम्रांत को जानबूझकर वे लोग बेइज्जत करते थे। गांवों में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तक तोड़ फोड़ दिए थे। इससे पता चलता है कि वे लोग ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना चाहते थे और सही से जीवन जीना चाहते थे। फिर हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा किस तरीके से दमन किया गया। 1857 का विद्रोह जब स्टार्टिंग के फेज में था तब अंग्रेजों को इन्होंने अच्छे से पछाड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जब ये जो प्लान था ये इनको बैकफायर कर गया और बाद में इनका अच्छे से दमन हुआ था। उत्तर भारत को फिर से जोड़ने के लिए ब्रिटिश ने कानून की श्रृंखला पारित की। पूरे उत्तर भारत को मार्शल लॉ के तहत रखा और सैन्य अधिकारियों और आम ब्रिटेनियों को विद्रोह के संदिग्ध भारतीयों को दंडित करने की शक्ति दी गई। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन से शुद्धिकरण लाया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दोहरी रणनीति की व्यवस्था की। सितंबर के अंत तक ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार को अवध में बहुत कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने विशाल पैमाने पर वहां पर सैन्य शक्ति का प्रयोग किया था। अवध में उन्होंने जमींदारों और किसानों के बीच में एकता तोड़ने का प्रयास किया ताकि वे अपनी जमीन है जो वापस जमींदारों को दे सके। विद्रोही जमींदारों को खदेड़ दिया गया और जो लॉयल थे, जो उनके लिए ईमानदार बने रहे, उनको पुरस्कृत भी किया गया था। फिर हम देखते हैं कला और साहित्य के माध्यम से विद्रोह का किस तरीके का विवरण किया गया है। इस विद्रोह का बहुत कम हमें रिकॉर्ड प्राप्त है। लगभग 1857 के जितने भी हमें जो अधिकतर चीज़ें हैं वह आधिकारिक खाते से ही प्राप्त की गई हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से डायरी, पत्र, आत्मकथा और आधिकारिक इतिहास और रिपोर्टों में अपना संस्करण छोड़ दिया है। ब्रिटिश साम्राज्य समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित विद्रोह की कहानियों में विद्रोहों के प्रति जो भावनाएं थी उनके बारे में विस्तार से बताया है। कहानियों ने सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया है और प्रतिशोध और बदले की मांग को उकसाया है। ब्रिटिश और भारतीय द्वारा निर्मित पेंटिंग, पोस्टर, कार्टून, बाजार प्रिंट भी विद्रोह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में कार्य करते हैं। विद्रोह के दौरान विभिन्न घटनाओं के लिए विभिन्न चित्रों की पेशकश की गई है और ब्रिटिश चित्रकारों द्वारा कई चित्र भी बनाए गए हैं। इन छवियों में विभिन्न भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के लिए एक श्रृंखला को उकसाया गया है। 1859 में हम ये भी देखेंगे कि थॉमस जोन्स बर्कर द्वारा चित्रित लखनऊ की राहत जैसी पेंटिंग ब्रिटिश नायकों को याद करती है जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया था और विद्रोहों का दमन किया था। फिर हम देखते हैं अंग्रेजी महिलाओं और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के बारे में। समाचार पत्र की रिपोर्ट विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रही हिंसाओं की घटनाओं से प्रभावित है और ब्रिटेन में बदला लेने और प्रतिशोध लेने के लिए जो सार्वजनिक मांगे थी उनके बारे में भी बताती है। ब्रिटिश सरकार ने निर्दोष महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने और असहाय बच्चों की सुरक्षा करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। कलाकारों ने आघात और पीड़ा के अपने जो दृश्य बनाए हैं उनसे इन भावनाओं को व्यक्त किया है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि 1859 में जोसेफ नोएल पटन द्वारा जो चित्रित जो मेमोरियल है उसमें यह देखा गया है कि कई ऐसी चीज़ों को चित्रित किया गया जिसमें महिलाएं और बच्चे असहाय रूप से ऐसे व्यक्ति के घेरे में आ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमान, हिंसा और मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो ये चित्रकला है वह कल्पना को बढ़ाती है और क्रोध और रोष की भावना को भड़काने का प्रयास करती है। जो ये पेंटिंग है उन्होंने विद्रोहियों के हिंसक और क्रूर रूप को दर्शाया है। मतलब जितनी भी ये ब्रिटिश की तरफ से जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनमें हमारे तरफ के जो हिस्सा है उसको काफ़ी बुरी तरीके से दर्शाया गया है, जो कि एक वाजिब भी है क्योंकि उन्होंने अपना पहलू दिखाने का प्रयास किया है इस समय। ठीक है, फिर आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था 1854 में झांसी के सम्राट कौन थे? तो इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पे सम्राट के पद पर थी। आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।